हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर नंबर 16 के बाद अब है आपका चैप्टर नंबर 17, वर्क ऑफ सी वेव्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म की भी समुद्री तरंगें का कार्य क्या है और तटीय स्थलाकृतियाँ जो समुद्री तरंगों के किनारे बनती हैं, यानी जो समुद्रों के किनारे जो तटों के आसपास जो लैंडफॉर्म तैयार होते हैं उन तरंगों से, तो वो किस तरीके से बनते हैं। तो आज हम इस लेसन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी तटीय जो भाग हैं समुद्र के एक अत्यंत शक्तिशाली कारक हैं लहरें, तरंगे जिसको हम बोलते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट को देखकर विश्वास नहीं होगा कि भी समुद्री लहरों की चट्टाने पर मारक शक्ति इतनी तेज होती है कि भी वायु जनित लहरों द्वारा जो धाराएं हैं वो ज्वार भाटा सुनामी के माध्यम से समुद्री तटों को निरंतर काटता बनाता रहता है। यानी इतनी तेज गति से लहरें उठती हैं कि भी समय समय पर उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज वो कर देता है। तो समुद्री जो जल है अपने स्तर पर तटों को निरंतर काटता रहता है। समुद्रों के इस कटाव और जमाव के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो लैंडफॉर्म हैं, उनका निर्माण होता है। तो सी कोस्ट एंड शोर की भी समुद्री तट और किनारे के बारे में अगर हम बात करें तो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। महाद्वीपीय जो शिफ्ट है से समुद्र की ओर शुष्क स्थलीय भाग समुद्र तट कहलाता है। यानी जैसे जैसे जो किनारा है वाटर बॉडी से निकल के ज़मीन की ओर बढ़ता है और शुष्क होता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोस्ट कहलाता है। और तट के आगे महाद्वीपीय ढाल धीरे धीरे स्लोप होता है। वह हिस्सा जो जलमग्न रहता है, जल में डूबा हुआ रहता है, स्लोप का हिस्सा, ढाल का हिस्सा, तो वो समुद्री किनारा कहलाता है। तो अन्य शब्दों में अगर हम बात करें तो उच्चतम ज्वार रेखा निम्नतम ज्वार रेखा के बीच का भाग जिसमें समुद्र जल ऊपर नीचे होता रहता है। यानी जल है जो कभी बहुत ऊंची ऊंचाई पर चढ़ जाता है जमीन के भाग पर और कभी नीचे जाता है, तो उथला हुआ भाग सुदूर किनारा के रूप में जाना जाता है और समुद्री किनारा ये कहलाता है। समुद्र जल और महाद्वीपीय स्थल को अलग करने वाले जो रेखा है वो समुद्री किनारे की रेखा कहलाती है। और समुद्री किनारे की रेखा एक ही बात होती है कि भी समुद्र किनारे के 3 भाग को में हमने उसको डिवाइड किया है। कैसे? तो पृष्ठीय किनारा समुद्री किनारे का वह भाग जहाँ पर उच्च ज्वार रेखा के पीछे स्थल की ओर फैला होता है और इस भाग में केवल भयंकर तूफानों के दौरान ही तरंगे पहुँच पाती हैं। यानी पीछे वाला भाग जमीन का बिल्कुल जहाँ पर लास्ट पॉइंट में जल जो है ज्वार भाटा के टाइम पे पहुँचता है, तो यह समुद्री भृगु के सामने पड़ा वह भाग होता है जिसमें एक या अधिक जो है पटरियाँ देखने को हमें मिलती हैं। उसके बाद अग्रिम किनारा, यह सागरीय जल सदैव विद्यमान रहता है। यानी जो वाटर बॉडी है वो हमेशा लगभग रहती है अग्रिम किनारे में। यानी वो जमीन का भाग जो है वो पानी में डूबा रहता है। और यहाँ पटरियों के समुद्र की ओर स्थित निम्न ज्वार का जलीय भाग होता है और उच्च निम्न ज्वारों के बीच का भाग अग्रिम किनारा कहलाता है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि भी जो अग्रिम भाग है वो क्या है, जल में ढका रहता है। उसके बाद तीसरा है सुदूर या बाह्य किनारा। निम्न ज्वार रेखा से आगे समुद्र की ओर महाद्वीपीय ढाल का जो शेष भाग है वो उथला भाग सुदूर किनारा कहलाता है। और सागरीय किनारे से स्थल भाग की ओर तट भाग जो है वो हमारा कहलाएगा। और यह एक अनिश्चित पेटी होती है। समुद्र के किनारे की परिच्छेदिका जो सदा बदलती रहती है क्योंकि जो मिट्टी का जो कटाव लहरों के कारण, ज्वार भाटा के कारण होता रहता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी वेव्स कि भी समुद्री लहरों के कारण लहरों की जो संरचना है वो कैसे होती है। समुद्री जल के तरंगों की उत्पत्ति जल की सतह पर वायु की रगड़ और दाब से बनती है कि भी जब हवा चलती है तो उसकी तेज गति के कारण ही
क्या होता है, समुद्रों में लहरें बनती हैं पवनों के टकराने से। जब पवन के झोंके आते हैं तो वो अस्थायी तौर पर वाटर की सतह पर टकराते रहते हैं। तो कुछ भाग जो है जल का ऊपर उठता है, कुछ नीचे उठ जाता है। तो इससे जो है ऊंचे उठे भाग को हम लहरों के श्रृंग या शीर्ष भाग के रूप में जानते हैं। और नीचे जब चल जाता है लहर उठते हुए तो उसको गर्त हम कहते हैं। तो दो शीर्ष भागों के बीच की जो दूरी है वो तरंग कहलाती है, वेव कहलाती है। यानी दोनों उठे हुए भाग चित्र 17.2 में आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दो क्रमिक शीर्षों या गर्तों से गुजरने का समय लहर अवधि कहा जाता है। और जल स्तर का विस्तार पवन बहकर लहरें उत्पन्न करती हैं, इसे वार्तोनिम अक्षतर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आती है कि भी समुद्री तरंगों के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की जो समुद्री तरंगें होती हैं। एक तो दोलायमान लहरें, वेव्स ऑफ ओसिलेशन। ये लहरें क्या करती हैं कि भी उस क्षेत्र में पैदा होती हैं जहाँ पर समुद्र बहुत ही ज़्यादा गहरा हो। तो इसमें जल की गति वर्गाकार होती है। जल की गति शीर्ष पर आगे की ओर, आगे का जो भाग है ऊपर की ओर, और गर्त के पीछे की ओर, इस तरीके से वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो लेकिन पवन वेग के साथ अल्प गति में भी निश्चित रूप से वो आगे बढ़ती है। यानी जब पवन धीमी गति से चल रही होती हैं, ज़्यादा तेज नहीं होती हैं, तो भी यहाँ पर पवनें काम करती रहती हैं। दूसरी जो प्रकार है वो स्थानांतरणी तरंगे होती हैं। इसे एक श्रृंगी तरंगे भी कहते हैं। श्रृंगी तरंगे मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया कि भी जो किसी सबसे ऊंचे उठे भाग को हम श्रृंग कहते हैं। चित्र 17.2 में आप इसको देख सकते हो। उसके बाद इस तरंग में ऊपरी सतह से लेकर सागरी तल तक समस्त जल एक ही दिशा में तरंगित होता है और दिशा में रगड़ खाकर चलता रहता है। इसे हम तरंग संचरण के रूप में भी जानते हैं। और तीसरा जो भाग है वो ब्रेकर के रूप में, बर्गोनिम के रूप में जाना जाता है। भी तट की जो गहराई है कम करने के कारण तट की जो तली से रगड़ खाती रहती हैं और स्थानांतरित तरंगों को गति के रूप में रुकावट पैदा करती हैं। तो इस तरीके से टूटी हुई जल की जो तरंग को हम फेनिल तरंग के रूप में जानते हैं, सवास तरंग के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद आता है अधः प्रवाह, अंडर टू। तो तट से टकराकर जब जल पीछे की ओर लौटता है, वापस जाता है, क्योंकि ज्वार और भाटा की अगर हम बात करें तो ज्वार का मतलब होता है जब जल ऊपर की ओर उठता है और भाटा जब नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। ये भी जब वापस लौटता है तो तट की ओर जाने वाली तरंग के नीचे वापस हो जाता है। तो इसलिए इसे अध प्रवाह कैशवास के नाम से जाना जाता है। तो अध प्रवाह तट भागों में अपर्दन द्वारा शैल चूर्ण को अपने साथ बहाकर वो ले जाता है। उसके बाद आती है ज्वारीय तरंगें। ज्वार भाटे की लहरें अपनी अक्षमता अनुसार तटों का अपर्दन करती हैं। उसके बाद है सुनामी। अर्ध सागरीय भूकंपों और समुद्री तली से फूटने और ज्वालामुखी से उत्पन्न ये जो विशिष्ट लहरें हैं, जिसमें 30 से 40 मीटर ऊंची लहरें होती हैं। तो ये 100 मील लंबी हो सकती है, 400 मील प्रति घंटा की दर से तटों से टकराती हैं। लहरों के अतिरिक्त धाराएं भी, जैसे बिन धारा है या तरंगिका है, तटीय दृश्यावली की रचना में इमदाद करती रहती हैं। इमदाद का मतलब होता है हेल्प, सहायता करती रहती हैं एक लहर दूसरी लहर की। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जो समुद्री तरंगों के कार्य हैं या इनकी संरचना है, डायग्राम के साथ आप इसको बना के देख सकते हैं और नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला जो पार्ट है समुद्री तरंगों का अपर्दन, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। साथ साथ आप प्रैक्टिकल की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अपनी फाइल खरीदिए, सीटें खरीदिए,
जिससे हम इस लेसन के बाद आपको प्रैक्टिकल का काम शुरू करें। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।